नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के विषय फार्मूलों के बारे में। कैसे फार्मूले, कौन से फार्मूले यूज होते हैं और किस तरह उनका यूज करें इसके बारे में। और अभी ये जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ लेवल 6 लेवल 4, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज से हर पेपर में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आए और क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड भी ठीक ही ठाक था। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में देखते हैं। हम लोग 3 साल का ब्याज इसमें पूछा तो बहुत बड़ी बात होगी 3 साल का ब्याज निकाल पाना चक्रवृद्धि ब्याज का। तो जब पहला जो इसमें फार्मूला यूज होता है तो देखिए 3 चीजें होती हैं। ए का मतलब हो गया अमाउंट, अमाउंट का मतलब हो गया मिश्र धन। उसके बाद पी का मतलब हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, हिंदी में जो बोलते हैं हम लोग मूलधन। मतलब मूलधन जो वह धन जिसको आप जमा करते हैं उसमें ब्याज जुड़ता है और ब्याज जुड़ करके क्या बन जाता है, मिश्र धन। आय का मतलब हो गया आपका ब्याज। कोई पैसा व्यक्ति देता है तो वो कुछ लाभ के चक्कर में ही या लाभ पाने के लालसा में ही किसी को पैसा देता है, वो कहलाता है ब्याज। फिर लाभ कितना होगा या उसकी दर क्या होगी उसको हम लोग बोलते हैं आर। ये हो गया आपका इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्या, 100 रुपए कितने रुपए दोगे भैया, ये बात होगी। और उसके बाद एन का मतलब हो गया आवृत्ति, ये समय, कितने समय से कह सकते हैं आप। ये छमाही भी हो, तिमाही भी हो सकता है, छमाही भी हो सकता है और वार्षिक भी हो सकता है। छमाही को और वार्षिक भी कहते हैं। ये एन टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि आवृत्ति होती है। अगर तिमाही है तो एक साल में 4 आवृत्तियां होंगी, छमाही है तो एक साल में 2 आवृत्तियां हो जाएंगी और साल का है तो एक साल में। 2 वर्ष में ऐसा कभी नहीं होता ब्याज वार्षिक, तिमाही, छमाही, वार्षिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 वर्ष का तो आवृत्ति 2 वर्ष की नहीं होगी, आवृत्ति 3 माह की होगी, 6 माह की होगी और साल भर की। फार्मूला सबसे जो सिंपल सा फार्मूला बनता है जिसमें ए अमाउंट, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है मूलधन में आय को जोड़ दो, यानी मूलधन प्लस ब्याज, ये होता है। जो सबसे बड़ा फार्मूला है, पहले फार्मूला है वो है ये मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस या 100 प्लस, आप सीधा सीधा आर कहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। और ये हो गया एन, ये पहला। बाकी चीजें मैंने लिख दी हैं सारी चीजें यहाँ। ये पहला फार्मूला आपका बन जाएगा, आपको तैयार करना है। उसके बाद मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 100 प्लस आर बटे 100 ब्रैकेट क्लोज और समय हो गया एन, आवृत्ति यानी एन हो गई। एक चीज और याद रखिए, इसमें वैसे 1 दिया होगा तो 1 से अच्छा इसको याद रखिए क्योंकि फिर आपको एलसीएम लेके नोटंकी करनी पड़ेगी, तो उससे अच्छा पहले याद रखें। तो एक तो ये रहेगा। दूसरी चीज जो आप यूज करेंगे इसमें वो मैं बता रहा हूं कि वो बोल देगा कि t1 समय में कोई धन n गुना हो जाता है, n1 गुना हो जाता है, तो कैपिटल T लिख रहा हूं मैं। t2 समय में कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है सीआई से, तो इसके लिए सीधा सा फार्मूला होता है, ठीक है भाई। n1 बराबर t, पावर है ये, पावर ये क्या है, पावर बराबर n2 बराबर t। ये फार्मूला यूज कर देंगे। कोई धन 10 वर्षों में, ये 5 वर्षों में, 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, तो 5 वर्षों में यह t1 क्या हो गया, 5 हो गया, t1 बराबर 5 हो गया, n1 बराबर आपके पास में 2 हो गया।
और 20 वर्ष यानी T2 बराबर हो गया आपके पास में 20 वर्ष, कितना गुना हो जाएगा, N2 का मान निकालना है आप, सीधा इस फार्मूले में रख दीजिए। कैसे, 2 की पावर 1/5 बराबर, यहाँ पे ये तो निकालना ही है आपको, ये क्या हो गया, यहाँ आपका मान दिया हुआ है 20, ठीक है ना भाई। तो कितना गुना हो जाएगा, इस तरह से फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो ये मैं सवाल की फार्मूला समझा रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इन फार्मूलों को। दूसरी चीज आ जाएगी, तो एक तो गुना वाला यूज होगा। इसके लिए एक तरीका हम लोग और भी अपना सकते हैं, वो कैसे, मान लीजिए आपने 1 रुपया बैंक लेके गए, 1 रुपया बैंक लेके जाते हैं, और एक चीज याद रखिएगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में एक बार पैसा आप जब जमा कर देते हैं, साधारण ब्याज में आपने 100 रुपए जमा किए, तो हर साल मूलधन जो होगा वो 100 रुपया होगा। सीआई में क्या होगा कि हर बार, एक साल आपने 100 रुपए जमा किए, इस पर अगर ब्याज मिल जाता है 10 रुपया, तो नेक्स्ट ईयर के लिए कितना बन गया, 110। तो पहले साल के लिए मूलधन था अगर मान लीजिए 100 रुपया, तो अब दूसरे साल के मूलधन क्या हो जाएगा, 110 रुपया। तीसरे साल के लिए फिर 10 रुपया बढ़ जाता है, मान लेते हैं 10 रुपया 11 रुपये बढ़ जाता है, तो कितना हो गया, 121। ये तो साधारण सी बात है, सब लोग जानते होंगे कि सीआई में क्या होता है कि मूलधन हर बार बदलता रहता है। तो जैसे कि 1 रुपया ले लीजिए आप, 5 साल में दुगना हो जाता है, तो 5 साल में दुगना होने का मतलब एक तरफ टाइम लिख लीजिए, एक तरफ गुना लिख लीजिए। इस तरह भी आप बिल्कुल इजीली वैसे हल कर सकते हैं। हल करना बाद में बताऊंगा, अभी समझा रहा हूँ मैं, हल करना आपको अगले वीडियो मिलेगा। 5 वर्ष में कितना हो गया, दुगना, दुगना मतलब 1 रुपया ब्याज और 1 रुपया आपका मूलधन। 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, फिर 5 वर्ष, अगले 5 वर्ष में फिर क्या होगा, अब कितना धन हो गया 2, तो अगले 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, इसका दुगना यानी 4 रुपया, समझ रहे ना। फिर अगले 5 वर्ष में, तो अगले फिर 5 वर्ष में इसका दुगना यानी कितना हो जाएगा, 8, ठीक। फिर अगले 5 वर्ष में इसका दुगना यानी 16, तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, 16 तो बन जाएगा। इस तरह से हम लोग गुना करते जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये भी तरीका आप कर सकते हैं, कि अदरवाइज ये फार्मूले पहले फटाफट हल कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अगला प्रश्न जो कर रहे हैं हम लोग, वो देखिए कि एक ये गुना वाला देख लीजिएगा, दूसरा सीआई वाला, तीसरा रहता है ब्याजों में अंतर। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा ब्याजों में अंतर, ब्याजों में अंतर। इसमें 2 ब्याजों में, तो ब्याजों में अंतर कैसे दिया होगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया होगा, और पता करना होगा मूलधन, दर, ये सारी चीजें पता करना होगी। ब्याजों में अंतर, तो किसके ब्याजों में अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकाले, में अंतर के माध्यम से आपको चीजें पता करनी है। इसमें 2 टाइप के सवाल होंगे, एक सवाल होगा आपको 3 वर्ष का, 2 वर्ष का अंतर दिया रहेगा, क्योंकि 1 वर्ष में कोई अंतर नहीं होता। पहले वर्ष में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के ब्याज में कोई अंतर नहीं होता, तो एक में दिया होगा 2 वर्ष का अंतर, और दूसरे में एक सवाल अभी एनटीपीसी में रिसेंटली पूछा भी गया, 3 वर्षों का अंतर। अब ये क्या होता है, 3 वर्षों का अंतर होने का मतलब है कि कैलकुलेटिव हो गया, अब कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ जाएगी। इसमें आप फार्मूला ही इस्तेमाल करें, फार्मूला इस्तेमाल करने का मतलब, इस 2 वर्ष का अंतर फार्मूला देखिएगा, मैं सरल तरीके से बता रहा हूँ, आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 2 हैं तो r की पावर क्या होगी, 2, 100 भी नीचे कितने होंगे, 2, 100, पी तो एक ही होगा ना भाई, मूलधन तो एक ही रहेगा, ये 100 याद रखिएगा। r 2 होंगी, 100 2 होंगे, बराबर CI माइनस SI, सिंपल वैल्यू का अंतर इधर लिख देंगे, हल कर लेंगे, आंसर। ये 2 वर्ष का हो गया सूत्र। अब इसी से मैं 3 वर्ष का बना रहा हूं, वो भी देखिएगा। सबसे सरल तरीका याद करने का है
क्या करो, इसी को काट दो, 2 वर्ष के बाद ही तो 3 वर्ष आता है, ये 2 वर्ष है उसको उतारिए, तभी तो अपना 3 वर्ष आएगा। तो ये तो हो गया 2 वर्ष का। याद है आपको 3 साल के लिए थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है कि 3 साल नीचे 100 कितने होंगे, 300 होने चाहिए। हाँ, ऊपर बस याद रखिएगा 300 प्लस एक और दो, तो 3 साल हो रहे हैं ना, बाकी CI माइनस SI, ये 3 साल का वैल्यू अंतर होता है। सबसे सरल तरीके से भाई लिख रहा हूं मैं, इसको याद करिए, 2 वर्ष का अंतर में R2 है, आगे पावर 2, ये 2 साल का है तो नीचे 100 भी तो होने चाहिए, 100 मैंने इसके साथ एडजस्ट कर दिया, 100 इसके साथ एडजस्ट कर दिया। ब्याजों का अंतर, इनमें से कोई ना कोई चीज आपको 2 चीज दी होंगी, एक चीज निकालनी रहेगी। ये दिया होगा तो ये निकालना रहेगा, ये दिया होगा तो ये निकालना रहेगा, ये दिया रहेगा तो ये निकालना रहेगा। अगर 2 चीजें नहीं दी गई हैं, एक चीज दी गई है तो फिर नहीं निकाल पाएंगे। 3 वर्षों का, मैं 3 वर्ष को निकालने के सूत्र क्या, सीधा सीधा मैंने 2 वर्ष का लिख दिया इतना, और चूंकि 3 वर्ष है तो कुछ ना कुछ चीजें तो बढ़ेंगी ना भाई। तो 3 वर्षों में याद रखिए नीचे कितने होंगे, 300 होंगे, 100 3 टाइम होगा, और बस इतनी ही याद रखनी है, 300 प्लस R, और बाकी इक्वल टू CI माइनस SI। तो 3 साल का ब्याजों का अंतर हो गया। एक तो सवाल इससे पूछे जाते हैं, अब इस लेवल 6 में इससे सवाल पूछा गया, ठीक। और मैं एक हिंट और भी दे दूं, अगर यहाँ डेसिमल वैल्यू नहीं आ रही है तो यहाँ पर आप कोई भी कंप्लीट वैल्यू लेंगे 1000 में, 5000, 10,000, 12,000, अगर ऐसा कोई ऑप्शन में है P का वैल्यू तो उसको टिक मार देंगे आप। अगर नहीं कैलकुलेशन कर पा रहे तो भी आपका 100% सही होना चाहिए। अगर वैल्यू यहाँ डेसिमल में नहीं आ रही है तो ये भी आपका काम करेगा। ये तो एक हो गई एक चीज, इससे सवाल पूछे जाते हैं, ब्याजों में अंतर हो गया। उसके बाद एक सवाल और पूछा जाता है, किस्तों पर आधारित प्रश्न, और ये CI का मान लीजिए अंतिम प्रश्न होगा। कभी कभी जो रहता है, इससे पहले थोड़ा सा और बता दूं, जो गैप रहता है 2 साल 5 साल का ऐसे गैप रहता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। जैसे 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन P है, मिश्र धन A1 है, और 5 वर्ष का मिश्र धन A2 है। एक ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या सवाल जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, A2 अपॉन A1 इक्वल टू, वो चीज तो वहां वही रहेगी, 100 प्लस R, या 1 प्लस R भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बहुत परेशानी वाली दिक्कत नहीं है, 1 प्लस R अपॉन 100, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा, जो भी समय होगा, ये N1 हो गया, N2 हो गया, कुछ भी होता है, 7 5 जो भी है, तो वहाँ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समयों का समयांतराल, ठीक, या समयांतराल जो भी होता है, शॉर्ट में लिख दूं तो N2 माइनस N1, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 में 2 घटा दो 3, ये फॉर्मूला एक बन गया आपका। बस आप हल कर लेंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है भाई। एक और अंतिम इससे प्रश्न पूछा जाता है, ये कितने टाइप के प्रश्न रहते हैं, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं टीचर जबरदस्त पेपर बना रहा है, हल्के मत में, और इतना कंपटीशन है, थोड़ा तो सिंपल सरल सवाल हल करने से आपको सिर्फ नैया पार हो जाएगी तो नहीं हो पाएगी। सरल सॉल्यूशन करने वाले तमाम लोग हैं, ठीक, तो कठिन सवालों को आपको हल करना ही पड़ेगा। और जिस तरह से टीचर सही पेपर करा रहा है, तो एक सवाल में 3 बार हल करना पड़ रहा है, 2 बार करना पड़ रहा है, तो एक रेशिंग भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन का स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा। और आप जान ही रहे हैं गवर्नमेंट नौकरियां कम होती जा रही है, आने वाले समय में और भी जितना भी डिजिटल होगा नौकरियां कम होती जाएंगी, तो कंपटीशन बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी, तो आपको तैयार होना पड़ेगा। अगले, हाँ, वो वाला की बात है कि पेपर कठिन होगा तो मेरिट थोड़ा सा कम जाएगा,
पेपर सरल होगा तो मेरिट बहुत जाएगा, पेपर कठिन हो जाएगा तो सिंपल सी बात है लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, तो मेरिट कम जाएगी, वो अलग की बात है। जो लास्ट इसमें मैं बता रहा हूँ वो होता है किस्तों पे आधारित प्रश्न। किस्तों पर आधारित प्रश्न। किस्तों पर आधारित प्रश्न जो आएंगे ये, और इसमें भी 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिकतर जो रहते हैं वो 2 किस्त या 3 किस्त, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता। मैं तो आपको राय दूंगा कि 3 किस्त अगर पूछ ले, EMI 3 किस्त पूछ ले तो उसको छोड़ दें, बहुत ही सरल तो की बात है, अदरवाइज छोड़ दें। मैं पर्सनल मेरी राय है। भैया बहुत समय बचा है आपके पास में, पूरा पेपर छोड़ने का मतलब ये नहीं कि छोड़ ही दो, मतलब उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो। अगर पेपर में समय बच जाता है तो फिर लास्ट में आकर उसको करिए, क्योंकि कैलकुलेशन हो जाएगा। हम ये नहीं करें आपको आएगा नहीं, कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो समय लास्ट में बचता है तो फिर लास्ट में आके उसको करिए, फिर कैलकुलेशन हो रही होने दो। लास्ट में पास समय बचा हो तो 5 मिनट ले रहा है, 6 मिनट ले रहा है, क्या फर्क पड़ता है, कैलकुलेशन करके फिर इसको हल करेंगे। हाँ 2 किस्त का है तो ये आप इजी वे में कर सकते हैं। फॉर्मूला 2 किस्त का हो, 3 किस्त का हो, 4 किस्त का हो, 5 किस्त का हो, सबके लिए एक ही होगा। और फॉर्मूला आप जानते ही हैं। मान लो किस्त का मान x है, किस्त मैंने माना कि किस्त कितनी है x, किस्त x है, तो फार्मूला इसी पे आधारित बन जाएगा। किस्त 2 साल का निकालो तो क्या लिखेगा 1 प्लस r, बाकी r जानते हैं यहाँ रेट, तो इस प्रश्न में रेट तो सब यही होगा ना, रेट पहले साल का ये हो जाएगा 1, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे साल में भी किस्त ऊपर जरूर रखेंगे, नीचे वही फार्मूला r/100, यहाँ कितना हो जाएगा 2 बराबर, यहाँ पर जो भी आपने जो धन था, आपने उधार धन लिया, जो भी मूलधन था आपने उधार लिया, वो यहाँ लिखिए, दिया होगा तो ये फार्मूला बनेगा। अगर 3 साल की बात कर रहा है तो 3 साल की भी बात कर रहा है तो कुछ नहीं करना भैया, आपको सेम यही फार्मूला रखना है, 1 प्लस r/100, ये हो गया 1 साल का। दूसरे साल का 1 प्लस r/100, 2 साल का। 3 साल करेंगे तो 1 प्लस r/100, यहाँ 3 साल कर दीजिए बराबर मूलधन। 4 साल का है तो 4 साल कर दीजिएगा। और इसमें भी क्या करिएगा, पहले इसको छोटा काट के छोटा कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा और इसको पलट करके ऊपर ले जाइएगा, x बाहर कॉमन ले लेंगे। और मैंने यहाँ पे कह रखा है कि आपको 20 तक 50 तक लगभग आपको वर्ग संख्या याद होंगी, अगर ये सवाल आप इजीली से कर लेंगे, क्योंकि कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, 10 होगा का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपके पास में वैल्यू क्या मिल जाएगी 110/100, यानी 11/100, और 11 का वर्ग होगा 121 और 10 का वर्ग होगा 100, तो भी आप इजीली कर लेंगे, कैलकुलेशन करने की बचेंगे। 5 होगा तो भी ऊपर हो जाएगा आपके पास में 105/100, यानी 21/20, 21 का वर्ग कर लेंगे 441, 100 का वर्ग सॉरी 20 का वर्ग करेंगे आप 400, तो भी पलट के इजी कर लेंगे। 3 किस्त का मान अगर दिया होगा तो भी आप बड़े आराम से कर लेंगे आप, तो कम से कम 25 तक जो है 25, 26 या 30 तक अगर घन याद कर लेते हैं आप, तो ये दोनों ही सवाल बड़े इजी वे में कर लेंगे आप। तो ये था चक्रवृद्धि ब्याज में विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, उनको मैंने समझाने की कोशिश की है। इनको ध्यान समझिएगा और जो भी आपके पास बुक है उसे लगाने का प्रयास कीजिए। कल मैं इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को आपको समझाने की प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।